हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम थर्ड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री। और ये पूरी यूनिट ही है, काफ़ी लंबा है, वीडियो बनेंगे इसकी 9-10। हिटलर के बारे में है, जर्मनी के उत्थान के बारे में है, सेकंड वर्ल्ड वार की घटनाएं इसमें आ जाती हैं। कुछ हम फर्स्ट वर्ल्ड वार के भी बारे में पढ़ेंगे इसमें। अब तक आपने देखा कि यूरोप में, जैसे आपने फ्रांसीसी क्रांति या रशियन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा कि उस टाइम यूरोप में उथल पुथल मची हुई थी। यूरोप चेंजेस की धरती बनी हुई थी, मतलब परिवर्तन हो रहे थे सोसाइटी में बहुत सारे। गरीबी अमेरिका भेदभाव खत्म करने की कोशिश की जा रही थी। पुराने जो पावर सेंटर थे, राजा चर्च, इनसे उनकी जगह न्यू सिस्टम आ रहे थे। नई विचारधाराएं आ रही थी जिसमें लिबरल विचारधाराएं थी जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व देती है। या रेडिकल्स कुछ थे जो मतलब साम्यवादी टाइप के, जो क्रांति के द्वारा नए सिस्टम को लाना चाहते थे। तो इसी तरह जर्मनी और इटली में एक ऐसी शक्तियों का उत्थान हुआ जो ना तो लिबरल थे न रेडिकल्स थे। वो एक निरंकुश तानाशाही का उदय था, आर्बिट्रेरी शासन जिसे बोल सकते हैं। और ये आर्बिट्रेरी जो रूलर थे वो उभरे सारे समय से। टाइम या सिचुएशन एक ऐसी चीज़ होती है जिससे ये सारी सिचुएशन पैदा होती है। नए नए राज्य बनते हैं और सरकारें बदलती हैं। ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं जिससे सारा वर्ल्ड प्रभावित होता है। और उनमें से जर्मनी में भी जो घटनाएं हुई, नाजीवाद आया और इटली में फांसीवाद आया, वो इसी तरह की घटनाएं थी कि जो यूरोपियन शक्ति हैं वो आपस में पावर के लिए लड़ रही थी। पावर के साथ साथ वो नए क्षेत्र, न्यू रीजन्स फॉर द इंडस्ट्रीज और नए जो उद्योग धंधों में काम आने वाली धातुएं या खनिज पदार्थ थे, कच्चा माल था, रॉ मटेरियल, उसके लिए एक दूसरे से लड़ रही थी। और इन में एक साम्राज्यवादी दौड़ जो है वो थी, एक रेस थी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें कॉलोनियाँ मिलें, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों को जीतें। और इस जीत की दौड़ ने इन विश्व शक्तियों को वर्ल्ड वार फर्स्ट की तरफ लेके गई। ये सिचुएशंस, फर्स्ट वर्ल्ड वार से सिचुएशन कोई मतलब विनाश तो बहुत हुआ लेकिन सिचुएशन कोई काबू में नहीं आई। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो स्थितियां पैदा हुई, जो बंटवारे हुए और जो हारे हुए देश थे, जो इसमें डिफीट हुए थे इस युद्ध में, उन डिफीट्स कंट्री पर इस तरह की संधि लागू की गई, ट्रीटीज लागू की गई, जिससे उनके देशों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, गलत इफेक्ट पड़ा। और साथ साथ में वो शक्तियाँ जो जर्मनी जैसी पावर थी जो लड़ रही थी, उन्होंने देखा कि ये तो हमारे आत्मसम्मान को ही ठेस पहुंचा गई। ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वार की जो संधियाँ थी उसके कारण हमारे देश को नुकसान तो हुआ ही, साथ में हमारी जो नेशन की डिग्निटी थी, हमारी एक नेशन की गरिमा थी, उसको उसने तोड़ दिया। और इस नेशन की डिग्निटी के नाम पर आपको पता ही है, हर व्यक्ति अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे अभी भारत चाइना की में कुछ क्राइसिस थी तो हर व्यक्ति स्टेटस लगाए हुए था। तो इस तरह के प्रचार होते हैं और हर कोई व्यक्ति अपने देश पर मर मिटने के लिए तैयार हो जाता है। इसी सिचुएशन की पैदाइश थे हिटलर जर्मनी में। ठीक है, आज भी अगर जर्मनी देखोगे तो यूरोप का सबसे विकसित देशों में ये आता है। और यूरोप में जितने भी मतलब कोई भी संकट आ जाए, लोग जर्मनी की तरफ देखते हैं। जर्मनी की चांसलर हैं एंजेला मर्केल, बहुत अच्छा काम वो कर रही हैं। और तो हम आते हैं हिटलर पे। हिटलर जो है वो सिचुएशन की देन था। जैसे हमारे देश में गांधी जी, भगत सिंह, ये सभी सिचुएशन के हिसाब से पैदा हुए। और ऐसी ऐसी परिस्थितियां आई कि हिटलर को एक बड़ा नेता बनने के लिए
वो सिचुएशन काम आई। कैसे? जैसे जर्मनी में इसका जन्म 1889 में हुआ था और जर्मनी के लगता ही एक अलग से देश है ऑस्ट्रिया, ठीक है, बहुत ही डेवलप कंट्री है वर्तमान में तो ये। और जर्मनी इसको हड़पना चाहता था, मतलब जर्मनी अपना भाग मानता है ऑस्ट्रिया को, क्योंकि बहुत सारे जर्मन लोग वहाँ रहते हैं। पहले आप जर्मनी की सिचुएशन देख लें कि जर्मनी पड़ता कहाँ है यूरोप में। देखो जर्मनी है ये, जर्मनी वाइमर है ये, और इसमें आसपास जो देश है एक तो है पोलैंड। पोलैंड को आपने 9th में पढ़ा हुआ, यूएसएसआर के झुकाव में था ये देश, कम्युनिस्ट पार्टी। और ये रशिया आ जाता है यहाँ, ठीक है, ये रशिया के लगते हुए देश हैं। और जर्मनी के लगते हैं बेल्जियम, ठीक है, फ्रांस, सारलैंड, ये तो खैर जर्मनी के ही भाग थे। जब जर्मनी का एकीकरण हुआ तो इन भागों को मिला लिया गया था। तो ये यूरोप में स्थिति है जर्मनी की, एक बड़ा देश है, शक्तिशाली देश है, ठीक है। इसके साथ लगते हुए पोलैंड है, चेकोस्लोवाकिया है, ऑस्ट्रिया है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे जर्मन भाषी लोग इन देशों में रहते थे। तो जब भी जर्मनी में पावरफुल सत्ता आती, इनको अपने अंदर शामिल करने की कोशिश करते हुए। अब आते हैं हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरफ। जो जर्मनी था उसमें किंग का शासन खत्म हो चुका था, क्योंकि जर्मनी का एकीकरण हुआ था बिस्मार्क के नेतृत्व में, और एक ही राजनीतिक झंडे के नीचे जर्मनी बिखरी हुई थी, तो वो आ गई थी। एक झंडा, वन नेशन वन लीडर का नारा जो उसमें दिया था वो पूरा हो गया था। मतलब वहाँ जो आप देखते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी, किंग को हटाया गया था, वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद किंग ख़त्म होने के बाद वहाँ एक संस्था है जिसे, जैसे हमारी पार्लियामेंट होती है, जिसे बूडा स्टेक बोलते हैं, ये आज भी वहाँ यही संस्था है, बूडा स्ट्रॉन्ग और बूडा स्टैक, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा हैं। और इनके ऊपर था प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट शासन कर रहे थे। ये शासन व्यवस्था थी उस टाइम जर्मनी में, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने बड़ी कोशिश की कि वो फ्रांस, इंग्लैंड के द्वारा जीते गए जो प्रदेश हैं वो वापस ले लें। मतलब अग्रेसिव नीति अपनाए हुए थी जर्मनी। एग्रेसिव का मतलब होता है हर जगह अपना कब्जा जमाना चाहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा जो क्षेत्र थे वो हड़पना चाहते थे। और इस अग्रेसिव में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दुनिया उलझी, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई 1914 से 1919 तक। शुरू में सबको लगा कि मुझे भी फ़ायदा हो रहा है, फ्रांस इंग्लैंड को भी लग रहा था, कि जर्मनी को भी लग रहा था कि हमें फ़ायदा हो रहा है, लेकिन इतना किसी को नहीं पता था कि इतना लंबा युद्ध छिड़ जाएगा। ये 1914 से 1919 तक 5 साल युद्ध लड़ना पड़ेगा। और इस वजह से सारी सेनाएं, सारे देश के लोग फेडअप हो चुके थे, और जो इकोनॉमी है वो इतनी डाउन हो चुकी थी इन देशों की, जो इतना इन्होंने कॉलोनी को लूट कर माल कमाया था, जो भारत जैसे देशों से, अफ्रीका जैसे देशों से, वो तबाही हो चुकी थी। वो सारा पैसा ये युद्ध में लग चुका था। और अब जो जर्मनी के जो है, जो दो गुटों का युद्ध था ये, एक जिसमें अलायंस थे, एलीज मैंने मित्र राष्ट्र, और मित्र राष्ट्रों में थे आपके इंग्लैंड, फ्रांस, और बाद में इसमें अमेरिका भी शामिल हो गया था, ठीक है। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात कर रही हूँ मैं। और इधर लड़ रहे थे जर्मनी, टर्की वगैरह, ठीक है, और इटली। 1919 में इनकी बुरी तरह से हार हुई, और जर्मनी में कुछ तो असंतोष की वजह से, क्योंकि जर्मनी के इकोनॉमिक हालात इतने ख़राब हो गए थे कि $1 की कीमत के बजाय जो हम जर्मनी का रुपये था मार्क, वो करोड़ों की, मतलब 9 करोड़ मार्क और $1, इतना कमज़ोर हो गया उनका मार्क। $1 की, ये 1 मार्क और $1। डॉलर आपको पता है अमेरिका की करेंसी थी।
आज भी हम भारत की करेंसी मानते हैं तो 77-78 रुपये हैं $1 के बराबर। लेकिन आप देखो, इसका मतलब जर्मनी की जो करेंसी थी उसका कबाड़ा हो चुका था। गाड़ियां भर भर के लेके जाते थे रुपए की, और तब कोई डबल रोटी वो खरीद कर लाते थे। इसका कारण भी ये था क्योंकि जर्मनी की गवर्नमेंट ने ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा पैसे छाप दिए, और ज़्यादा पैसे छापने की वजह से जो करेंसी है उसकी कीमत घट गई। इसे कहते हैं इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। महंगाई बढ़ती है इस तरह से, अगर पैसा ज़्यादा छाप दे सरकार और वो बाजार में किसी काम का ना हो, वस्तु में बहुत महंगे हो, तो इसे इन्फ्लेशन कहते हैं, मुद्रास्फीति। ये इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो इसमें जर्मनी की हार हुई, तो जर्मनी पर वर्साई की एक संधि हुई और जर्मनी पर इतनी कंडीशन उन्होंने लगा दी यूरोपियन शक्तियों ने, जो जीती हुई शक्तियां थी इंग्लैंड वगैरह ने, कि जर्मनी का बहुत सारा हिस्सा जो औद्योगिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था, जैसे वहाँ राइनलैंड है, एक जगह है राइनलैंड, वो कच्चे पदार्थों के लिए, कच्चे आवश्यक के लिए, जैसे लोहा, तांबा, कॉपर, वहाँ बहुत ज़्यादा होता है राइनलैंड में। ये राइन नदी है वहाँ बहुत फेमस, और वहाँ का जो घाटियाँ हैं वो राइनलैंड कहलाती हैं। उस पर इंग्लैंड और फ्रांस का इसलिए कब्जा हो गया कि ये जो आपने युद्ध में हानि उठानी हमने पड़ी है आपकी वजह से, वो हम पूरा करेंगे। 75% के करीब ये राइनलैंड उनके अंडर चला गया। सारा लोहा, आवश्यक जितना भी था, कोयला, वो इंग्लैंड और फ्रांस के अधीन चला गया। उसके बाद उसकी जो सेना थी उसको कर्टेल कर दिया गया, 35% सेना रख दी जर्मनी की, और जितने भी क्षेत्र फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जीते थे जर्मनी ने, वो सारे वापस ले लिए। जर्मनी ना केवल फिजिकली रूप से हारी, बल्कि मेंटली रूप से भी लोग बड़े परेशान थे कि ये तो हमारी डिग्निटी ही ले गया, ये तो सोवरेनिटी ले गया, डिग्निटी ले गया हमारी नेशन की। तो उन्हें कोई ऐसा लीडर चाहिए था जो इस देश का गौरव उठा सके, और ये स्थितियां पैदा हुई। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो शुरुआत थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है हालात बिगड़ते गए, और इन हालातों में जो वहाँ की सरकार थी वो नाकाम होती रही, वो सिचुएशन को संभाल नहीं पाई, ठीक है। इसके साथ साथ मैं हिटलर के भी बारे में बता दूं, ये एक सैनिक थे और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये लड़े भी थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़कर इन्होंने 2-4 तगमे भी हासिल किए, और बताते हैं कि जीवन भर इन तगमों को वो गले में लटकाए फिरे, मतलब अपने गले में ही रखा उन्होंने, बहादुरी के तगमे मिले थे। और कहते हैं कि ब्रिटेन के साथ युद्ध में तो ये अंधे होते होते बचे थे। फिर इनको घायल अवस्था में हॉस्पिटल में ले जाया गया और वहाँ ये बच गए, और जीवन भर के लिए पछतावा इनका रहा कि मेरा देश जो है वो ब्रिटेन के सामने, इंग्लैंड के सामने हार गया, और इतनी बुरी स्थिति हमने देखी। और इस तरह से राइज हुआ इनका। इनको ये 1922 में के आसपास जो है जर्मनी की पॉलिटिक्स में इन्होंने थोड़ी सी एंट्री करनी शुरू कर दी। जर्मन पार्टी थी एक सोशलिस्ट पार्टी, उसके सदस्य हो गए। और उस टाइम जो राष्ट्रपति थे शायद वो हिंडनबर्ग थे, ये पढ़ेंगे हम उसमें। और इन्होंने 1922 में एक मीटिंग हो रही थी, उन्होंने बड़ा हंगामा किया और लोगों को जागृत होने के लिए कहा। इनको अरेस्ट कर लिया, और देशद्रोह के मामले में इन्होंने वहाँ एक पुस्तक लिखी, मीन काम्फ, ये पुस्तक है उनकी, मेरी जीवन कहानी। और ये थी जेल में। 1925 में फिर इनको आज़ाद कर दिया, और 1925 में इन्होंने एक नाजी पार्टी की स्थापना की। अब ये कहते थे कि जी नाजी पार्टी में वो लोग, नाजी पार्टी बिल्कुल की एक आइडियोलॉजी थी जो बड़ी एग्रेसिव थी, एक विचारधारा थी नेशनलिज्म की। देखो उस टाइम नई नई विचारधाराएं हम पढ़ रहे हैं, यूरोप में लिबरलिज्म आया, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। इसमें हिटलर ने कहा कि राष्ट्र से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, देश से बड़ा। देश की बलि अगर इंसान चढ़ भी जाए
तो ये उसके लिए बहुत बड़ा पवित्र काम होगा। और उन्होंने कहा कि जर्मन सबसे श्रेष्ठ है और जर्मन में आर्य हैं, मतलब हम उच्च नस्ल के लोग हैं। देखो ये बात उसके दिमाग में वैसे नहीं आई। बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर और साइंटिस्ट हुए जिन्होंने उस टाइम बायोलॉजी के अध्ययन किए, नस्लों पर अध्ययन किए, और उन्होंने कहा कि मूल रूप से जो जर्मनी में या गोरे लोग रहते हैं वो ही मूल जाति है, मतलब सर्वश्रेष्ठ जाति है। काले पीले जो लोग हैं वो श्रेष्ठ जाति नहीं है, उनका वो एक मतलब नीच किस्म की जाति है जिनको जीने का कोई अधिकार नहीं है। एक लेखक थे चार्ल्स डार्विन, उन्होंने कहा कि वही सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, एक सिद्धांत दिया उन्होंने, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। इसका मतलब है कि वही लोग जी सकते हैं जो जीने के काबिल हैं, ठीक है। और नाजी पार्टी के द्वारा राष्ट्र को के उत्थान, युद्ध को बड़ा प्रोपगेट किया गया कि युद्ध एक बहुत अच्छी चीज है। वहाँ एक लेखक थे हीगल, 18वीं शताब्दी के लेखक थे। इन्होंने कहा था कि युद्ध जो है वो विनाश की नहीं बल्कि सृजन की जननी है, मतलब युद्ध होना चाहिए और युद्ध एक पवित्र काम है और राष्ट्र के नेता को चाहिए अपने क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए वो युद्ध करे। तो इस तरह से बहुत सारे विचारकों के विचारों को पढ़कर इन्होंने अपने आइडियाज व्यक्त किए कि एक युद्ध जो है वो एक बहुत ज़रूरी काम है राष्ट्र के लिए लड़ना, और राष्ट्र के ऊपर व्यक्ति की कोई अहमियत नहीं है। और इसके लिए उन्होंने ये भी किया कि एक व्यक्ति, एक राष्ट्र का एक लीडर होगा, एक विचारधारा होगी और वो लीडर होगा हिटलर। किताबें ऐसी पढ़ाई जाने लगी हिटलर के बारे में कि जो जर्मन बच्चे थे वो उनको प्रेयर में गाना पड़ता, हे भगवान मेरा नेता हिटलर है और मैं उसको सुनना चाहता हूँ, मैं उसकी लंबी आयु की कामना करते हूँ। जैसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं ना, तो कहते हैं कि जर्मनी के स्कूलों में इस तरह की प्रेयर गाई जाती थी, उन्हें पढ़ाया जाता किताबों में कि आपका राष्ट्र जो है, आपका जो नेता है वो संसार का सबसे महान नेता है और जर्मनी के उत्थान के लिए आया, क्योंकि जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो है वो झेल चुका था बहुत ज़्यादा अपमान। इस अपमान का बदला लेने के लिए जर्मनों को लगा कि ये करिश्माई नेतृत्व है और यही हमें इन चीज़ों से बाहर निकाल सकता है। इसके साथ साथ जो हिटलर थे वो यहूदियों के खिलाफ थे और ये समझते थे कि जो यहूदी हैं ये कल्चरली, मतलब सांस्कृतिक रूप से हमारे देश के लिए हानिकारक हैं और इनको ख़त्म करना ज़रूरी है। तो इसको ख़त्म करने के लिए या तो यहूदी वहाँ से भाग गए, क्योंकि टॉर्चर बहुत हुआ। टॉर्चर कैसे हुआ? 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया गया। 60 लाख यहूदियों को गैस चैम्बरों में भरकर स्कूलों पर धावे बोलते, ट्रक में बच्चे ठूस दिए जाते, गैस चैम्बरों में छोड़ दिया जाता और उसके बाद उनको मारा जाता। सामूहिक नरसंहार हुआ। जो विज्ञान जर्मन बायोलॉजिकल या चिकित्सक थे वो उनकी डेड बॉडीज पे प्रयोग करते थे। और इसके साथ साथ यहूदियों ने कहा कि मतलब नाजी पार्टी थी उनकी, उन्होंने कहा कि नस्ल बहुत अच्छी होनी चाहिए, नस्ल सुधार होना चाहिए और जो गरीब बीमार व्यक्ति हैं उनको जीने का कोई हक नहीं है। करीब 10 लाख 2 लाख बीमार व्यक्तियों को इसने मौत के घाट उतार दिया। यही वही सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के सिद्धांत पे कि उसको जीने का अधिकार है जो मतलब जिंदा रहने की जिसमें कैपेसिटी है, नस्ल सुधार के लोग। और उसके बाद 10 लाख के करीब ऑस्ट्रेलिया के लोग उन्होंने मारे, मतलब 70-80 लाख लोग उस टाइम यहूदियों ने अपने बलि चढ़ा दी और इसका एक बड़ा भुगतान उन्होंने किया भी। फिर अंत में हिटलर ने जब वो हारने लगे, इसके एक देखो इनके पीछे आइडियोलॉजी कैसे काम करती है, विचारधारा, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी कैसे काम करती है। इसके एक प्रधानमंत्री थे, प्रचार मंत्री, बल्कि प्रोपगेंडा प्रचार मंत्री, और इसका नाम था डॉक्टर जोसेफ
गयाबोल्स, जोसेफ गयाबोल्स नाम था उनका। उन्होंने, प्रचार मंत्री ने कहा कि अगर आप बार बार किसी झूठ को बोलोगे, बार बार फैलाओगे, तो वो झूठ भी सत्य हो जाएगा। मतलब प्रचार करो, प्रोपगेंडा दिखाओ, लोगों को बार बार भड़काओ कि आपका देश खतरे में है। और वो जनता क्या होती है, मूर्ख होती है जनता, तो भेड़ चाल होती है। तो इस तरह से उन्होंने इतना प्रचार किया हिटलर के लिए कि जनता उसके लिए दीवानी हो गई, पागल हो गई एकदम से। वर्तमान का भी युग, जैसे अभी कहते हैं कि जैसे अब जो सोशल मीडिया का टाइम है, अब ये जो टाइम है ये झूठ का टाइम है। एक बड़े एक्सपर्ट हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उन्होंने कहा कि हम झूठ की दुनिया में रह रहे हैं। मैं आपकी बात कर रही हूँ सोशल मीडिया कैसे, जैसे आप फ़ोन पे हर रोज़ वीडियो देखते हो नई, और आपको लगता है कि ये बिल्कुल सही है, जबकि ये वीडियो इस दृष्टि से बनाई जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग किस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं, उसी तरह की वीडियो बना के झूठ मूठ आपके सामने पेश कर दिए जाते हैं, और उसी को ही हम सत्य मान लेते हैं। इसलिए हम बड़े खतरनाक युग में रह रहे हैं बच्चों, जहाँ हमें सच जो है वो नहीं दिखाई देता, और झूठ ही झूठ हमारे चारों ओर है, ठीक है ना। और इस झूठ का सहारा पॉलिटिशियन भी लेते हैं, राजनीतिक पार्टियां भी लेती हैं, बिजनेसमैन भी लेती हैं, कंपनियां भी लेती हैं। जैसे देखो, एक झूठ मैं आपको बताती हूँ, कोविड-19 की एक बीमारी चल रही है, और इसमें हर कोई कंपनी ये कहता है ये हाथ धो। मैं ये नहीं कहती हाथ नहीं धोने चाहिए, लेकिन एक सच्चाई ये है कि 12 वर्ष तक हमारे अंदर एक ग्लैंड काम करता है जिसमें हर तरह के जर्म मारने की मतलब एंटीबॉडी विकसित होती है। 12 साल तक वो काम करती है, 12 साल के बाद वो काम नहीं करती। अगर छोटे से बच्चे को आप कीचड़ वगैरह में नहीं खेलने दे रहे, जर्म उनके हाथों पर नहीं आने दे रहे, तो क्या वो बच्चा आने वाले समय में जब 12 साल के बाद उनकी ये ग्लैंड काम करना बंद कर देगी, जब वो एंटीबॉडी पैदा करती है हर चीज़ के लिए, क्या वो कीचड़ में खेल पाएंगे? क्या वो जीवाणु कीटाणुओं को बर्दाश्त कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। वो बच्चा जो कीचड़ वगैरह में भी खेलता है, हर तरह के जर्म से में इन्वायरमेंट में रहता है, वो बच्चा आगे जाकर उसके शरीर में एंटीबॉडी पैदा हो चुकी होती हैं, वो उन पर आसानी से लड़ पाता है। ये मैं झूठ और सच की बात कह रही थी, ठीक है। तो इस तरह से फिर आते हैं हम हिटलर पे, और हिटलर का एक बड़ा नतीजा क्या निकला कि बहुत सारे यहूदी हैं वो देश छोड़कर भागने लगे। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, यहूदी उस टाइम सबसे अमीर और सबसे पढ़ी लिखी कौम होती थी। हर तरह के फिजिशियन, डॉक्टर, इंजीनियर, परमाणु वैज्ञानिक ये यहूदी होते थे, जूस बोलते इनको। इसी तरह के 2 जूस भागकर अमेरिका चले गए थे, और उनके साथ एक जर्मन लेडी भी काम कर रही थी। वो 2 साइंटिस्ट जर्मनी में परमाणु बॉम्ब बनाने की, परमाणु रिएक्शन, एटॉमिक रिएक्शन पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। एटॉमिक रिएक्शन वो चीज़ होती है जिसके द्वारा परमाणु बम बनाया जाता है। और ये 3 साइंटिस्ट थे, एक जर्मन लेडी थी, 2 यहूदी, वो भी जर्मनी थे। और यहूदियों को देश छोड़कर चला गया और ये अमेरिका चले गए। अमेरिका में इनको ये लेडी जो है, उसके बाद ये जिस लैब में काम कर रहे थे वो लैब एक दिन ब्लास्ट होता है और वो लैब जल जाती है। इसका मतलब रिएक्शन हो गया, परमाणु रिएक्शन हो गया। और इस परमाणु रिएक्शन की वजह से क्या हो गया, इस परमाणु रिएक्शन से बॉम्ब पैदा हो चुका था। अब ये जर्मन लेडी ने उनको लेटर लिखा कि जिस बात पे हम काम कर रहे थे, जिस रिएक्शन पे हम काम कर रहे थे वो सफल हो गया। तो ये गए आइंस्टाइन के पास। सर आइंस्टाइन एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, आपको पता ही, अमेरिका के राष्ट्रपति को वुड्रो विल्सन थे उस टाइम। वुड्रो विल्सन को इन्होंने आइंस्टाइन ने इन दोनों वैज्ञानिकों को वुड्रो विल्सन को मिलवाया कि ये जो लोग हैं ये आपके देश में परमाणु हथियार बना सकते हैं। ये बात है 1922, 25-26 के आसपास की। और ये 1900 फिर इनको इजाज़त दे दी, क्योंकि वुड्रो विल्सन को पता था कि सिचुएशन बहुत ख़राब है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुका है, और उसके बावजूद भी जो लड़ाई है वो बंद नहीं हो रही है, क्राइसिस चल रही है, और इनको आज्ञा दे दी। तो इन्होंने परमाणु बम बनाया, और वही बम फिर
1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुआ और जर्मनी, इटली, जापान जो है वो एक फ्रंट पे लड़ रहे थे, जापान के विरुद्ध अमेरिका ने प्रयोग की लिटिल बॉय के नाम से। और कभी अगर इस तरह की घटनाएं ना होती, यहूदियों को देश छोड़कर ना जाना पड़ता, तो जर्मनी के लिए वो हथियार बनते और जर्मनी कभी ना हारती। लेकिन हिटलर की गलत पॉलिसीज की वजह से जर्मनी एक बार फिर जो है वो हारा। और आज जर्मनी की अगर हम बात करें तो हिटलर की विचारधारा वहाँ बैन है और वहाँ परमाणु बॉम्ब जो है, एटॉमिक बॉम्ब वो नहीं बनाते, ठीक है ना। मतलब वो मिलिट्री साजो सामान पर ज़्यादा महत्व नहीं देते। कल चैप्टर हम शुरू करेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी